लीवर और जीआईटी का कैसा एक्सपीरियंस है? तैयार हो गया है? कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गए हैं? ठीक है, अच्छा जी। आज हम लोगों ने पढ़नी है ग्रेव्स डिजीज या ग्वाइटर, ठीक है, थायराइड। लेकिन उससे पहले बड़ा, आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता, बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है कि जनाब ये पता नहीं क्या ग्रेव डिजीज, कभी कोई ग्रेव डिजीज का नाम ले रहा है, कभी कोई ग्वाइटर का नाम ले रहा है, कभी कोई हाइपरथायराइडिज्म, कभी कोई हाइपोथायराइड, मतलब कि बंदा कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं ये क्या है, कोई ग्वाइटर ग्रेव डिजीज, कभी ग्वाइटर, कभी हाइपरथायराइडिज्म, कभी थायरोटॉक्सिकोसिस, ये टर्म्स हैं क्या? ये टर्म्स हैं क्या? कभी कंफ्यूजन हुई है आप लोगों को ऐसे पैथोलॉजी में कि क्या ये ग्रेव डिजीज क्या है? सारे कोई कह रहा था हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर उसको कहते हैं ग्रेव डिजीज, फिर उसको कहते हैं ग्वाइटर, ये क्या है क्या? आज हम ये सारी की सारी जो है ना वो कंफ्यूजन को दूर करेंगे और हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम देखें ग्वाइटर और ग्रेव डिजीज। सबसे पहले डॉक्टर साहब, नहीं इंशाल्लाह आज के बाद कभी आपको मिक्स नहीं होगा। सबसे पहले ये जानने के ग्वाइटर क्या होता है। ग्वाइटर इज जस्ट द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी कि जब भी आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा होगा, अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, इस साइज के बड़े होने को, इस एनलार्जमेंट को हम ग्वाइटर कहते हैं। जस्ट दैट्स इट। और ग्वाइटर कुछ भी नहीं है। ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर क्या? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जस्ट ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ये इनलार्जमेंट किस वजह से होती है, उसकी डिफरेंट वजूहात है। लेकिन आज के बाद जिंदगी में अगर आपको कोई कहे कि ग्वाइटर, तो ग्वाइटर का मतलब क्या है कि इसका ग्लैंड जो है वो बड़ा हुआ है, इसका जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बड़ा हुआ है, वो बड़ा हुआ है। तो इट इज द एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, या सिंपली आप लोग एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। अब अगर हम ग्वाइटर की ये देखें, जैसे आप लोगों का ये आपका एक सिंपल आपका ग्लैंड है, और जब उसकी इनलार्जमेंट हुई हुई है, उसका साइज इंक्रीज हुआ हुआ, बड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ग्वाइटर। अब अगर हम इसी तरह ये देखें, इसका भी ये देखें, थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? अगर ये पेशेंट आपके सामने आ जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसको क्या हुआ हुआ है? ग्वाइटर हुआ है। अब ग्वाइटर किस वजह से हुआ है, क्या कॉज है उसकी? वो डिफरेंट कॉजेज है। तो अब ग्वाइटर की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि जनाब ग्वाइटर को हम डिवाइड किस में करते हैं। ग्वाइटर को डॉक्टर साहब हम करते हैं चार मेन हिस्सों में क्लासिफाई। पहला जो इसका हिस्सा है वो है आपके पास सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर का मतलब ये है कि इसमें ना तो T3 का लेवल इंक्रीज होता है, T3 T4 का, ना तो T3 T3 4 का लेवल इंक्रीज होता है, ना T3 T4 का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। यानी कि ना ही थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, ना ही थायराइड हार्मोन डिक्रीज होते हैं, लेकिन सिंपली इसमें जो है ना वो साइज बड़ा हो जाता है। क्यों साइज बड़ा हो जाता है? कोई फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई जिस तरह बंदा जो बड़ा हो रहा है, प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, डिफरेंट जो है ना वो कंडीशंस हैं जिनमें इसका सिर्फ साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आते। ना T3 T4 इंक्रीज होता है, ना T3 T4 डिक्रीज होता है। दूसरी जो ग्वाइटर की किस्म है, इनलार्जमेंट कब होती है ग्लैंड की? टॉक्सिक ग्वाइटर, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। ये वो किस्म है ग्वाइटर की जिसमें आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर। अब इस टॉक्सिक ग्वाइटर में आगे फर्दर फिर आपके पास तीन इसकी टाइप्स है। डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है, तीन तरह के हैं, एक है डिफ्यूज, एक है मल्टी नोड्यूलर, एक है टॉक्सिक एडिनोमा। टॉक्सिक एडिनोमा के मतलब एक ही जगह के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है और यहीं से जो है ना इसी जगह के ऊपर सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, एक ही जगह के ऊपर जो है ना बस एक एक छोटा सा हिस्सा ऐसा बन गया जो हाइपर एक्टिव हो गया। मल्टी नोड्यूलर का मतलब है कि डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना वो लोब्स, छोटे छोटे हिस्से इन्वॉल्व हुए हुए हैं। और डिफ्यूज का मतलब यह है कि सारा का सारा टोटल का टोटल ग्लैंड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो टॉक्सिक के अंदर फिर फर्दर तीन तीन टाइप्स हैं। एक डिफ्यूज है, एक आपके पास मल्टी नोड्यूलर है, एक आपके पास टॉक्सिक एडिनोमा है। तीसरी जो मेन वजह होती है ग्वाइटर की इनलार्जमेंट की वो है नियोप्लेजिया, कोई भी ट्यूमर, कोई भी कैंसर। चौथी जो मेन वजह होती है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई वो है इन्फ्लेमेटोरी डिजीजेस। इन्फ्लेमेशन की वजह से ग्वाइटर जो है वो इंक्रीज कर गया, उसका साइज इंक्रीज कर गया। मेरी बात को समझ रहे हो डॉक्टर साहबान?
ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर इज जस्ट द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट चार मेन वजूहात की वजह से होती है। एक है यू थायराइड के अंदर या सिंपल ग्वाइटर के अंदर, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके हार्मोन्स की डिमांड बढ़ी हुई है, फिजियोलॉजिकल कोई प्रोसेस है, तो उसमें आपके ना T3 T4 का लेवल ज्यादा होता है ना T3 T4 का लेवल कम होता है, तो उस थायराइड हार्मोन का लेवल ठीक रहता है, लेकिन जो ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है। अब टॉक्सिक गोइटर के अंदर क्या होता है कि उसमें ग्लैंड का साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ में T3 T4 का लेवल भी बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। टॉक्सिक में फिर तीन मेन टाइप्स हैं, डिफ्यूज के सारा का सारा ग्लैंड इन्वॉल्व है, मल्टी नोड्यूलर किसी किसी जगह पर इन्वॉल्वमेंट है, टॉक्सिक एडिनोमा एक ही जगह के ऊपर जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है। नियोप्लेजिया कोई आपको कोई कैंसेरियस डिजीज है या कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना वो, जैसे आपने पड़ा हुआ है फाइब्रोटिक या इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका जो है वो साइज इंक्रीज हुआ है आपके थायराइड ग्लैंड का। यहां तक बात क्लियर हुई है? ये टर्म आप लोगों को, डॉक्टर साहब नियोप्लेजिया में T3 T4 का लेवल नहीं है, बस वो कैंसर है, उसको बाद में देखेंगे, कैंसेरियस की वजह से। उसमें कैंसर वो एक चीज ही डिफरेंट है, कैंसर इज अ डिफरेंट थिंग, कैंसर डजंट बिहेव लाइक अ नॉर्मल सेल्स। ठीक है। तो टॉक्सिक में सेल्स तो नॉर्मल है ना, दे आर नॉट कैंसीरियस सेल्स। ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट क्लास, डिफरेंट टाइप, न्यूप्लास्टिक नियोप्लेजिया। यहां तक बात क्लियर हुई है कि ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर इज सिंपल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सबके सब बोल ले यार। आप लोगों को अगर फिंगर्स को हाइपोक्सिया हुआ हुआ तो बताएं, मैं एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर में भिजवा देता हूं। ठीक है। अगर यह बोलने में कोई शान में कमी आ रही है तो बता दें, मैं वो शान आपकी पूरी कर देता हूं। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ग्वाइटर हम लफ्ज का भी इस्तेमाल करते हैं जब सिंपल इनलार्जमेंट हो रही होती है। अब वो या सिंपल ग्वाइटर है, या वो टॉक्सिक ग्वाइटर है, या वो न्यूप्लेजिया है, या वो इन्फ्लेमेटोरी है। आज का जो हमारा मेन लक्ष्य है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज योर टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक का लफ्ज हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें T3 T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है। डॉक्टर साहब ये ट्यूमर नहीं है, एडिनोमा एक हम टर्म यूज कर रहे हैं कि एक जगह के ऊपर जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइपर एक्टिविटी सेल यूज कर रहे होते हैं तो उसको हम टॉक्सिक एडिनोमा कह देते हैं। दैट इज नॉट, हम ये ट्यूमर नहीं यूज कर रहे, ट्यूमर हम न्यूप्लेजिया में बिनाइन और मेलिग्नेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो दैट इज T3 T4। ठीक है, जिसमें लेवल उसका इंक्रीज कर गया, और उसमें भी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डिजीज जो कि आपके प्रॉफ में कोई 5 से 6 दफा आई हुई है, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज की अगर हम अब बात करें, अब देखें, अब आप लोग मुझे खुद जवाब दें कि अगर आज के बाद आपके पास कोई ग्रेव्स डिजीज का नाम ले तो आपको क्या समझ आएगी? ग्रेव्स डिजीज का नाम ले तो क्या समझ आएगी कि भाई एक तो ये ग्लैंड को डिफ्यूजली इन्वॉल्व करती है, एक तो ये ग्लैंड को डिफ्यूजली इन्वॉल्व करती है, एक तो ये टॉक्सिक है, इसमें T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है, और तीसरा इसमें ग्वाइटर हुआ हुआ होता है, ग्वाइटर हुआ हुआ होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड है। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? ग्रेव डिजीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टॉक्सिक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर। क्या मैं ये लिख सकता हूं टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई कि टॉक्सिक ग्वाइटर क्या है? T3 T4 का लेवल इंक्रीज हुआ, टॉक्सिक टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो रेगुलेट किस तरह हो रहा होता है? वो रेगुलेट हो रहा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आ रहा होता है डॉक्टर साहब? ये आ रहा होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? वो एक तो आपके थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, थायराइड हार्मोन की T3 T4 की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। दूसरा फॉलिकल्स का साइज। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर जो है ना वो आपके थायराइड हार्मोन जो है वो बन रहा होता है। ये आप लोग अपने पैथोलॉजी और अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये इस तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं डिफरेंट। इसके अंदर मैं भी डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ होता है? कोलाइड सोल्यूशन पड़ा हुआ होता है। इस सारे को एक को हम क्या कहते हैं? फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल। इस फॉलिकल में क्या बन रहा होता है? T3 T4 जो है वो फॉर्मेशन हो रही हुई होती है।
तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं, इस फॉलिकल में ये जो सेल्स पड़े हुए हैं, इनके ये जो फॉलिकल्स में जो सेल, ये वाले जो सेल है, जैसे ये एक सेल है फॉलिकल का सेल्स के साइज को भी इंक्रीज कर सकता है और उसके नंबर को भी बढ़ा सकता है, यानी कि क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है और उसके साइज को भी इंक्रीज करता है। और अगर ये टीएसएच बहुत लंबे अरसे तक इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहे, तो जाहिर बात है कि साइज और नंबर के इंक्रीज होने की वजह से ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाएगा और नंबर के इंक्रीज होने की वजह से उसकी जगह भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्वाइटर। ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वैसे तो ये रेगुलेटेड होता है। कैसे रेगुलेटेड होता है? याद है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ज्यादा होता है तो T3 T4 ज्यादा बनते हैं। जब T3 T4 ज्यादा बनते हैं तो ऑटोमेटिकली T3 T4 जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच को इनहिबिट कर देते हैं। ये फीडबैक एक मैकेनिज्म है। एक हार्मोन ज्यादा हुआ, दूसरा अपने आप कम हो गया, जब दूसरा कम हुआ पहला अपने आप ज्यादा हो गया। ये आप लोग पहले डिटेल में पढ़ के आए हुए, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। यहां तक बात क्लियर है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? T3 T4 के लेवल को इंक्रीज करता है। वो सेल्स जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जो T3 T4 बना रहे होते हैं, उनके साइज को भी इंक्रीज करता है, उनके नंबर को भी इंक्रीज करता है। और अगर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लंबे अरसे तक एक्टिवेटेड रहे तो ये उनको उस जो है पूरे के पूरे ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर देता है ओवरऑल, जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर। एम आई क्लियर टिल नाउ? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलूं, ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर की टाइप्स क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चले। ये मैंने आपको फिजियोलॉजिकल ऐड की हुई है कि इसमें क्या होता है। आप सबको पता है कि दो तरह के हार्मोन्स बन रहे होते हैं, एक T3 और एक T4। यहां आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हुए हैं कि बायोलॉजिकली जो एक्टिव होता है ना, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, वो आपका कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है T3। ठीक है। और एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको लैब्स में काम आती है। ठीक है। हालांकि ये थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन, इसको हम कहते हैं TBG। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है T4 को। ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है किसको? T4 को। और जिस जगह पर जरूरत होती है वहां पर पहले T4 कन्वर्ट होता है T3 में और फिर T3 जाकर अपना फंक्शन करता है। T3 क्यों? T3 क्यों? क्योंकि T3 इज मोर बायोलॉजिकली एक्टिव, मोर एक्टिव हार्मोन होता है T3, मोर एक्टिव। तो मोस्टली जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? वो T3 को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा बनता कौन सा है? T4 बनता है। T4 को कौन सी वाली प्रोटीन डॉक्टर साहब मूव करा रही होती है ब्लड में? कौन सी प्रोटीन लेकर जा रही होती है? थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन इसे जब इफेक्टर तक पहुंचाती है तो T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में और वहां पर अपना काम शुरू कर देता है। ये बात क्लियर हुई है? ये फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ी थी। दो हार्मोन्स है, T3 है, एक T4 है। T3 इज अ मोर बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन, लेकिन बनता कौन सा ज्यादा है? T4 ज्यादा बनता है। T4 जब ज्यादा बनता है तो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन उसे अपने साथ पकड़ती है और जिस जगह पर जरूरत होती है वहां पर ले जाती है। वहां पर ले जाके T4 पहले T3 में कन्वर्ट होता है और फिर वहां पर वो अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है। अब यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब डॉक्टर साहब आप सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड है क्या, थायराइड हार्मोन्स हैं क्या। थायराइड हार्मोन्स को अगर मैं ओवरऑल एक फिक्रे में करूं, उसको समराइज करूं, तो ये आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं। थायराइड हार्मोन क्या करता है? ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। जाहिर बात है कि जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा क्या होगा? क्या ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी? क्या ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी मेटाबॉलिज्म के इंक्रीज होने से? क्या ऑक्सीजन डिमांड के साथ साथ ब्लड की डिमांड बढ़ेगी? जाहिर बात है, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही ब्लड कर रहे हैं। और जब ब्लड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या हार्ट रेट इंक्रीज होगा? बिल्कुल हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। मुझे बताएं कि क्या फूड की डिमांड इंक्रीज होगी? खाना बंदा ज्यादा खाएगा? बिल्कुल ज्यादा खाएगा। क्या इसमें वाटर की डिमांड इंक्रीज होगी?
बिल्कुल वाटर की डिमांड इंक्रीज होगी। पैरास्टालिक मूवमेंट का क्या हाल होगा, पैरास्टालिक मूवमेंट कैसी होगी, इंक्रीज होगी पैरास्टालिसिस। ये आप लोगों की फिजियोलॉजी में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए फिजियोलॉजी में इतना जा नहीं रहा इसके फंक्शंस की तरफ, लेकिन क्योंकि समझाना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये क्या करता है, ये जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं तो और क्या होता है, हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। और जब हीट प्रोडक्शन डॉक्टर साहब ज्यादा होती है तो क्या होता है, एक एक और चीज क्या होती है, स्वेटिंग। आपको स्वेटिंग भी ज्यादा आती है, ठीक है, स्वेट भी आप ज्यादा करते हो, स्वेटिंग भी ज्यादा करते हो। और मुझे एक बात बताओ कि जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं, क्या एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है? बिल्कुल, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है। एंजाइम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से। तो क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है? बिल्कुल, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है। और विटामिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, बिल्कुल विटामिन की भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। मतलब ये कि ये जो हार्मोन है, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अब आपको ग्रोथ, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्यों? ये आपकी बॉडी को एहसास दिलाता है, उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज के भाई ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ब्लड ज्यादा चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, वाटर ज्यादा चाहिए, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इंजाम, तो बंदे को भूख भी ज्यादा लगती है। लेकिन ये नॉर्मल है। अब आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि अगर ये हार्मोन अनरेगुलेटेड हो जाए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाती है तो तबाही मचा देगा, ये तो तबाही मचा देगा। ठीक है, हम अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर देते हैं, अभी देखते हैं क्लिनिकल पिक्चर। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता कब है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता कब है? ये आप लोगों की एक हम पढ़ते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जो कि आपके फॉलिकल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जो कि फॉलिकल्स को क्या करना शुरू कर देती है, स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालती है। पहले इन फॉलिकल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा था, पहले इन फॉलिकल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा था, टीएसएच। पहले इन फॉलिकल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा था, टीएसएच। और टीएसएच क्या था, रेगुलेटेड था, रेगुलेटेड था। अब इस अब इन फॉलिकल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, अब इन फॉलिकल्स को जो एंटीबॉडीज बनी हुई है, हमारी जो ऑटो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई हुई है, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो मुझे एक बताएं कि क्या टीएसएच की क्वांटिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या टीएसएच की क्वांटिटी इंक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, टीएसएच सॉरी, टीएसएच की क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज, क्योंकि टीएसएच की तो जरूरत ही नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये समझेगा कि लगता है भाई मेरी तो जरूरत ही नहीं रही, ब्लड में तो 24 घंटे T3 T4 इंक्रीज है। और वो T3 T4 क्यों इंक्रीज है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज की वजह से इंक्रीज है। ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज इंक्रीज हुई, उन्होंने क्या किया, आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, T3 T4 की क्वांटिटी इंक्रीज हुई। जब T3 T4 की क्वांटिटी बार बार रिपीटेडली इंक्रीज हो रही है, हो रही है, तो आपका जो टीएसएच है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कम हो जाएगा। क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड समझेगा कि यार इसके पास तो T3 T4 वाफर मिकदार में मौजूद है, तो इसको तो टीएसएच चाहिए ही नहीं। क्लियर हुई ये बात, लैब एक क्लियर हुई, एक बात क्लियर हुई कि टीएसएच की वैल्यू के साथ क्या होगा। अब अगर हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर देखें डॉक्टर साहब, आपको पता है ग्रेव्स डिजीज के अंदर वो आंखों के ऊपर भी फर्क आ जाता है, आपकी पेरिटिबियल मैक्सिडीमा भी होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है, ये सारी आप पढ़े। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म है, यहां पर एक टर्म है, दो टर्म्स हैं जो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है। वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड वन इज थायरोटॉक्सिकोसिस। यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में ग्रुप में पूछ सकता है। वन इज थायरोटॉक्सिकोसिस और वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको वो जो है ना वो सुकून से पढ़िएगा, देखिएगा कि जरा देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, बड़ी आसान है। ये एक मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ, ये देखिए कहता है
just there are two lovely terms you are using for your age. एक का नाम क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस, एक का नाम क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म. कब हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, कब हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं. बाकी सारी टर्म्स आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए, आपको घुमाने फिराने के लिए. देखना ये है, अब जरा हाइपरथायरॉयडिज्म की देखिएगा. जब भी ओवर प्रोडक्शन हो, किसकी ओवर प्रोडक्शन हो, ओहो सॉरी, क्या बात है, एक मिनट. जब भी ओवर प्रोडक्शन हो, किसकी ओवर प्रोडक्शन हो, ओवर प्रोडक्शन हो किसकी, T3 और T4 की, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे, ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है. हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, इट इज अ थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 की वजह से. जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 की वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म. मेरी बात को समझ रहे हो कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है. ओवर प्रोडक्शन किस में हो रही है इस टाइम, ग्रेव्स डिजीज में. क्यों हो रही है ओवर प्रोडक्शन ग्रेव्स डिजीज में, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से. ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई है. ओवर प्रोडक्शन की वजह से, बहुत ज्यादा T3 T4 बनने की वजह से. लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस का लफ्ज हम कब यूज करते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस का लफ्ज हम तब यूज करते हैं जब किसी भी वजह से आपके थायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाए, किसी भी वजह से आपके थायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाए, कोई भी सोर्स हो. फॉर एग्जांपल, आपने किसी को, कोई हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट था, आपने उसे थायरोक्सिन की डोज ज्यादा दे दी. अब मुझे बताएं, जब आपने थायरोक्सिन की डोज उसे ज्यादा दी, तो क्या ओवर प्रोडक्शन हुई है, नहीं. आपने उसे एक्सोजीनियसली जो है ना, उसको आपने थायरोक्सिन की डोज ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से ब्लड में T3 T4 रेस कर गया. उसकी वजह से जो साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे वो क्या होंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस. बात को समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आपके पास आया, वो ओवेरियन कार्सिनोमा का, या आपको पता है कि आपके जो कुछ कार्सिनोमास होते हैं वो थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं. ठीक है. अब क्या उसके अंदर मुझे बताओ कि क्या ओवर प्रोडक्शन आपके थायराइड ग्लैंड में हो रही है, नहीं हो रही, एक्टोपिक है, एक्टोपिक आपको आ रहा है. और सुनो, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, चोट लग गई जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के ऊपर चोट लगी और फॉलिकल्स रप्चर हो गए. अब फॉलिकल्स के रप्चर होने की वजह से अचानक से T3 T4 इंक्रीज कर जाएगा, क्या उसमें ओवर प्रोडक्शन हो रही है, नहीं. हाइपरथायरॉयडिज्म का लफ्ज हम तब यूज करेंगे जब T3 T4 की सिंथेसिस इंक्रीज हुई हुई हो. हाइपरथायरॉयडिज्म का लफ्ज हम कब यूज करेंगे, जब T3 T4 की सिंथेसिस, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई हुई हो. थायरोटॉक्सिकोसिस हम हमेशा तब यूज करेंगे जब T3 T4 इंक्रीज हुआ हुआ हो, वो किसी भी वजह से इंक्रीज हुआ हुआ हो, चाहे किसी ट्रॉमा की वजह से, चाहे सिंथेसिस की वजह से, चाहे बाहर से ज्यादा थायरोक्सिन लगाने की वजह से, चाहे किसी एक्टोपिक कार्सिनोमा की वजह से. एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट, डॉक्टर साहब, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट. कुछ पॉइंट्स आज क्लियर हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड के. अच्छा, अब हम अब हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं. क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं क्या क्या हो सकती है. क्लिनिकल पिक्चर देखें जी. मुझे बताएं, मैं ये पढ़े ना, ये जो कुछ लिखा हुआ है हम खुद सोचते हैं. देखिए, क्या एक थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट, ग्रेव्स डिजीज का, जिसमें T3 T4 बहुत इंक्रीज हुआ हुआ है, क्या उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, क्या उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, स्वेटिंग की वजह से हीट इंटॉलरेंस हुई हुई होगी उसको, हीट इंटॉलरेंस, बहुत ज्यादा हीट बनने की वजह से. क्या वो पेशेंट इंक्रीज्ड हार्ट रेट के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा, टैकीकार्डिया. क्या उस पेशेंट को क्या उस पेशेंट को पैल्पिटेशंस हो रही होंगी, बिल्कुल पैल्पिटेशंस हो रही होंगी.
क्या वो पेशेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा? बिल्कुल डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। क्या वो पेशेंट ट्रेमर्स के साथ प्रेजेंट करेगा? ट्रेमर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। क्या वो पेशेंट वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करेगा या वेट गेन के साथ? दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ज्यादा कौन सी है इसमें? वेट लॉस है। ज्यादा कौन सी है? वेट लॉस है, ठीक है। वेट गेन क्यों हो सकता है? क्योंकि पेशेंट में भी बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा भूख की वजह से, ठीक है। और कैसे, क्या ऐसे पेशेंट को इरिटेबिलिटी, फटीग, वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सारा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। साथ में आपको पता है ग्रेव डिजीज में ऑप्थोमोलॉजिकल फीचर या पेरिटिबियल मैग्नेटीमा भी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये पेशेंट आपके पास जो आएगा, वो स्वेटिंग के साथ, हीट इंटॉलरेंस, डायरिया, हार्ट रेट इंक्रीज, पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, वेट लॉस, इस सब के साथ आप वो एक्सोपेथालमोसिस हुआ होगा उसका। इस ये आपको आपके पास डायरिया, पैरास्टोलिसिस, मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से डॉक्टर साहब, पैरास्टोलिसिस मूवमेंट्स इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। क्लियर हुई बात? क्या आपको क्लिनिकल पिक्चर्स का थोड़ा पता चल गया? अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे आप सब मुझसे करें कि भाई यहाँ पर पेरिटिबियल एडिमा क्यों होता है? एडिमा की क्या वजह है? डॉक्टर साहब इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो आपके हार्मोनल, जो आपका ये हार्मोन है वो क्या करता है, ये गैग्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। गैग्स, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, गैग्स प्रोटीन्स को ज्यादा करता है, प्रोटीन्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो ये जो गैग्स और आपकी प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कोलाजिन सिंथेसिस ज्यादा होती है, फाइब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस ज्यादा होती है, गैग्स की सिंथेसिस ज्यादा होती है, दे आर ऑल वाटर रिटेनिंग प्रोडक्ट्स। ये वाटर को फिर रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से एडीमा होता है, आपकी आंखें खराब होती हैं, आपकी आंखों के गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? डॉक्टर साहब इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आपको होती है, ये बात क्लियर हुई है? डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरथायरॉयडिज्म क्लिनिकली? डॉक्टर साहब हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द मेन थिंग। अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसको आपने एक्सोजीनियसली थायरोक्सिन लगाया है, तो दैट इज नॉट द पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट इज द पेशेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जो 10 साल से उसको ग्वाइटर हुआ हुआ है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यार उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज है, सिंथेसिस इंक्रीज हुई हुई है T3 T4 की, जिस द पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये तो मैंने आप लोगों को एक टर्म्स बताई हैं, मैंने तो ये आप लोगों को कुछ टर्म्स बताई हैं। हम इसको ओवरऑल सारे के सारे डॉक्टर्स मिलके हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कह देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। डॉक्टर साहब वो दोनों ही के लिए सेम है, साइंस एंड सिम्टम तो सेम है ना। ये तो मैंने टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल पिक्चर हमें क्लियर हुई। अगर हम डायग्नोस्टिक चीज की तरफ आप जाएं तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म है? आप देखिएगा जरा कि इसमें टीएसएच लेवल, जारी सी बात है कि जब हम इसका करवाएंगे, प्रोफाइल करवाएंगे, थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे, तो T3 T4 लेवल इंक्रीज होगा और टीएसएच लेवल डिक्रीज होगा। मुझे ये बताएं T3 T4 में से भी ज्यादा इंक्रीज कौन सा होगा, T3 या T4? ज्यादा इंक्रीज कौन सा होगा, T3 या T4? बनता कौन सा ज्यादा है? T4। T4 मोर इंक्रीज होगा, T4 ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। टीएसएच लो होगा, T3 T4 इंक्रीज होगा, उनमें से भी सबसे ज्यादा T4 इंक्रीज होगा। अच्छा, एक और बताएं, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलन की क्या सिचुएशन होगी? सॉरी, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन, ये सारी की सारी ऑक्युपाइड होगी या फ्री होगी? ऑक्युपाइड होगी या फ्री होगी? ये फ्री होगी या ऑक्युपाइड? ऑक्युपाइड होगी ना। T4 इंक्रीज हो गया तो ये थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलन या थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलन, ये सारी की सारी ऑक्युपाइड होगी। तो हमने एक टेस्ट करवा लिया थायराइड प्रोफाइल का, थायराइड प्रोफाइल में हमें ये पता चल गया कि टीएसएच कम है, टीएसएच डॉक्टर साहबान कम हुआ है, ठीक है। T3 और T4 जो है वो इंक्रीज हुए हुए हैं, ठीक है, ये हमें पता चल गया। एक और हमने टेस्ट करवा लिया थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलन प्रोटीन का,
इससे हमें ये पता चल गया कि भाई T4 इतनी ज्यादा अमाउंट में बन गया है कि सारी की सारी बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो ऑक्युपाइड हुई है। अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड हो और 50 फ्री हो, तो इसका क्या मतलब है कि डिजीज अभी इतनी सवेयर नहीं हुई, अभी डिजीज इतनी सवेयर नहीं हुई। T4 इंक्रीज जरूर हुआ है लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है कि सारा का सारा थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो भर गई है। मेरी बात क्लियर हुई है? मेरी ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, ये बात क्लियर होती है T3 T4 TSH। अच्छा, अब एक और टेस्ट है, एक और टेस्ट है कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट करवाते हैं। आयो डॉक्टर साहब T4 बनता ही ज्यादा तो T4 ही है ना, मैंने अभी, आप शुरू में लेक्चर में नहीं थे, मैंने शुरू में बताया कि T3 T4 इज डिफरेंट। T3 T4 में T4 ज्यादा बनता है। T3 इज बियोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन, लेकिन फॉर्मेशन किसकी ज्यादा होती है? T4 की ज्यादा होती है। अच्छा जी, तो हमारे पास जी बिल्कुल फ्री थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कम होगा, फ्री थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की क्वांटिटी कम होगी, ऑक्युपाइड ज्यादा होगी। ठीक है, इसको करेक्ट करें सेंटेंस को। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इंसर्ट करते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है